अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये लेक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा जी। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग आएगा और चैप्टर नंबर 2 में से आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले में से सिर्फ शॉर्ट आने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पेयरिंग का हिस्सा है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उर्दू मीडियम का लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया बेटा जी। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं ये वो इस्तेफादा कर सकते हैं। अगर उर्दू मीडियम के भी यहाँ से समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं। देखिए बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले खुराक आपको पता है कि मुंह में, ठीक है, औरल कैविटी का हमने वो पार्ट्स में पढ़ा, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, आपके एलिमेंट्री कनाल का। ठीक है, पहले में हमने पढ़ा औरल कैविटी। ठीक है, दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा फेनस एंड ऑइसोफेगस यानी कि आपका फूड पाइप बेटा जी। और जो तीसरा पार्ट था वो हमने पढ़ा स्टमक। अब स्टमक के बाद बेटा जी खुराक आ गई है कहाँ पे? खुराक अब आ गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। इसके बाद इसने बड़ी आंत में जाना है। यहाँ से खुराक की जो अब्जॉर्प्शन है वो खून में हो जानी है, और बाकी जो फीसिस वगैरह फुजला वगैरह बचेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में चला जाना है। ठीक है, और वहाँ से फिर अखराज होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो इलाका है, वो जगह है जहाँ पे खुराक खून में शामिल होनी है। तो जो मैदा था और जो औरल कैविटी थी, वहाँ पे हो रही थी खुराक की पार्शल केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ पे खुराक की हो जाएगी कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे खुराक की कंप्लीट डाइजेशन नहीं। अगर कोई आपको सवाल आए कि खुराक की कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, तो बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। तो ये हाईली क्वाइल्ड है, फोल्डेड ट्यूब है। ठीक है ना, एंड नियरली 7 मीटर लॉन्ग। देखें बच्चे, इंसान का कद होता है, सिर्फ फिट्स में होता है, मीटर्स में तो होता ही नहीं है। हम मीटर्स में मैयर ही नहीं करते इंसान का कद। ठीक है, तो ये मीटर में है, यानी कि छोटे से इंसान के अंदर 7 मीटर लॉन्ग क्या है, ये है। यानी कि इस तरह इसको क्वाइल किया गया है, इसकी क्वाइलिंग इस तरह की गई है स्मॉल इंटेस्टाइन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी बेटा ये आपकी क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये इस तरह इसको क्वाइल किया गया है। तो ये एक बहुत लंबा जो स्ट्रक्चर है, इसको एक छोटी सी जगह पे पैक करके रख दिया गया है। तो देखें बेटा जी, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बेटा जी इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट है वो है ड्यूडेनम, उसके बाद है जिजनम, उसके बाद है इलियम। ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट है ना बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसकी तरतीब पूछी जाती है एमसीक्यूज में, इसकी तरतीब पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि तरतीब वाइज लिखें। तो सबसे पहले जब मैदे से खुराक निकल कर आएगी वो ड्यूडेनम में आएगी, फिर जिजनम में जाएगी। ठीक है बेटा जी, और फिर कहाँ पे आएगी? इलियम में आएगी। ठीक है, तो इसके नाम याद करने का तरीका क्या है? आप इसको कोड से याद करें, DJI। कौन सा कोड करना है आपने? DJI। तो डीजे बड़ा मशहूर एक नाम है। डी फॉर ड्यूडेनम, जे फॉर जिजनम और आई फॉर इलियम। तो DJI के तौर पर आप करें। और यहाँ पे बेटा आप देखेंगे कि किस तरह जिगर अपना किरदार अदा करता है, किस तरह जो पेंक्रियाज आपका लबलबा है, ठीक है, जो इंसुलिन भी पैदा करता है, लेकिन उसके अलावा ये और भी बड़ी रतूबतें पैदा करता है, तो वो किस तरह अपना किरदार अदा करता है। तो इनकी रतूबतें में पढ़ेंगे, पेंक्रियाज की भी और लिवर की भी। देखें बच्चे, जो लिवर के साथ स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है उसे हम गाल ब्लैडर बोलते हैं, जिसे आप पित्ता भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हरे रंग का आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सब्ज रंग का, अच्छा, गाल ब्लेडर। तो गाल ब्लेडर यहाँ पे अपनी रतूबतें डालेगा और पेंक्रियाज भी अपनी रतूबतें डालेगा। तो रतूबतें जो जहाँ पे ये डालेंगे, ये बेटा ड्यूडेनम में डालेंगे। किस में डालेंगे? ड्यूडेनम में, यानी कि जो पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे ये अपनी रतूबतें एक कॉमन बाइल डक्ट, ये देखें ये आपको कॉमन बाइल डक्ट नजर आती है। इसको हमने कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोलना है, कॉमन नाली क्यों बोलना है? देखिए बच्चे, यहाँ पे आ रही है पेंक्रियाटिक डक्ट, जो पेंक्रियाज से, इस लबलबे से जो बेटा जी पेंक्रियाज से जो पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है वो भी इसी नाली में आ रही है। और जो गाल ब्लैडर से जो बाइल आ रहा है, जो प्रोड्यूस करता है, हम देखेंगे इसका क्या फंक्शन है, वो भी इसी डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में यानी कि छोटी आंत में शामिल हो रहा है। तो ये दोनों रतूबतों के लिए, गाल ब्लैडर की रतूबतों के लिए भी और पेंक्रियाज की रतूबतों के लिए भी एक कॉमन पाथवे है, एक कॉमन रास्ता है, मुश्तरका रास्ता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो ये बेटा एक सरसरी जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया। इसके 3 पार्ट्स हैं, किस तरह गाल ब्लैडर की रतूबतें और पेंक्रियाज यानी कि लबलबे की रतूबतें आकर यहाँ पे खुराक पे असरअंदाज होती हैं। अब हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको बता दिया है, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। तरतीब याद रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इतना लंबा नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट है सिर्फ सेंटीमीटर में है। देखें 7 मीटर की इंटेस्टाइन है और उसमें से सिर्फ 25 सेंटीमीटर ये
1 फुट भी नहीं बनता। हाँ, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर तकरीबन होते हैं, ये नहीं बनता 1 फुट भी, ठीक है। तो ये पहला जो पार्ट है ड्यूडेनम, ये छोटा सा है, ये सेंटीमीटर्स में है, फिट में भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटा है। उसके बाद बचा जी है जिजनम, दूसरा पार्ट है मिडल पार्ट, यानी कि ठीक है, फर्स्ट के बाद मिडल पार्ट है, ये 2.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 2.5 मीटर लॉन्ग है ये। उसके बाद इलियम है, ये लास्ट पार्ट है और ये 4 मीटर लंबा है, इनके सबसे बड़ा जो पार्ट है वो इलियम है और ये 13 फीट लंबा है तकरीबन, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर बेटा इनकी लेंथ है जो याद रखनी है। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 मीटर है और उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं सबकी मिलाएं तो फिर सबके भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि ड्यूडेनम में होता क्या क्या है। सबसे पहला जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें होता क्या है। इन ड्यूडेनम सेक्रीशंस, जो रतूबते हैं ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज एक्ट ऑन फूड। तो बेटा मैंने कॉमन बाइल डक्ट आपको बताया, मैंने दिखाया वहां पे कि जो जिगर की रतूबते हैं और पेंक्रियाज की रतूबते हैं वो किस तरह खुराक के डाइजेशन में मदद करती हैं, ठीक है। द सेक्रीशन ऑफ लीवर, फॉर एग्जाम्पल बाइल, जो जिगर की रतूबते हैं बेटा उसमें क्या है जी, बाइल है, ठीक है। बाइल क्या काम करती है, इंटर्स ड्यूडेनम थ्रो कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए जो है वो बाइल क्या है बेटा, यहाँ पे जो बाइल है वो ड्यूडेनम में दाखिल होगी यहाँ पे, ठीक है। ये वाली कॉमन बाइल डक्ट है, तो इसके जरिए ड्यूडेनम में दाखिल होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी आंत के पहले हिस्से में। अच्छा, इसमें होता क्या है बेटा, अब ये देखिए बाइल का फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल और व्हाट इज बाइल, ठीक है। व्हाट रोल इट प्ले इन फूड डाइजेशन, खुराक के डाइजेशन में क्या रोल प्ले करती है। इट कंटेन्स साल्ट्स विच ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो बाइल में बेटा जी क्या होता है, जो पित्ते में, देखें अगर आपको कोई पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने लगा हूं बच्चे, अगर कोई पूछे कि बाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है तो वो जिगर में प्रोड्यूस होता है। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, जिगर में पैदा होता है। और बाइल स्टोर कौन करता है, बाइल स्टोर करता है बेटा गाल ब्लैडर, यानी कि आपका पित्ता, ठीक है ना। तो जो पित्ता है उसमें बाइल स्टोर होता है, वो पैदा नहीं करता, जितना आपको चाहिए होता है खुराक, जिस ये काम क्या करता है, इसका काम पढ़ें पहले। इट कंटेन साल्ट्स विच ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। इसका मतलब क्या है कि बाइल में वो साल्ट्स होते हैं जो पित्ते से निकलता है, उसमें वो साल्ट्स होते हैं जो कि लार्ज फैट्स, ये जो चकनाइयाँ वगैरह, चर्बियाँ वगैरह गोश्त की सूरत में या मक्खन की, घी की सूरत में आप खाते हैं, उनको तोड़ता है, उनकी डाइजेशन करता है। इसका मतलब है अगर किसी बंदे का पित्ता निकाल दिया जाए तो उसको एहतियात बरतनी पड़ेगी किस चीज़ में। अब ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है ना, उसको जो फैट्स वगैरह है वो खाने में एहतियात बरतनी पड़ेगी क्योंकि उसका पित्ता निकाल दिया गया है। अब ये जो फैट्स हैं ये हजम होने में मुश्किल पैदा करेंगी, ठीक है ना। तो इस तरह आपको अब इसको कंसेप्ट बनाया करें, माशाल्लाह मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो बाइल में कौन से साल्ट्स होते हैं जो कि लार्ज फैट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इन दिस वे अ मिल्की फ्लूइड इज फॉर्म्ड, एक मिल्की फ्लूइड बन जाता है विच फैट्स ड्रॉपलेट्स आर केप्ट सेपरेट, जिसमें जो ये जो तैरने लगते हैं, जिसमें ये ड्रॉपलेट्स बने थे लिपिड्स के, वो तैरने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफाइन इमल्सिफिकेशन और व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो आपने ये लिखना है इसके बारे में, इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है कि जो लीवर की सक्रीशंस हैं, जैसे बाइल है जो लीवर से निकलता है, वो ड्यूडेनम में जब दाखिल होता है तो वो लिपिड्स को तोड़ता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा वेरी इजी द सेक्रीशन। अच्छा देखिए बच्चे, बाइल के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। बाइल कहाँ से निकलता है, जिगर से पैदा होता है और किसमें, पित्ते में क्या होता है बेटा जी, ये स्टोर होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो इसको स्टोर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये हम हर वक्त फैट्स नहीं लेते, हम तो प्रोटीन भी खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, ठीक है। तो हर वक्त हमें बाइल चाहिए नहीं होता, इसलिए उसको स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद जितनी हम चर्बी खाएंगे, चिकनाई खाएंगे खुराक में, उस हिसाब से जो पित्ता है हमारा उसको खारिज करता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि बाइल में और क्या होता है। बाइल आल्सो कंटेन्स पिगमेंट्स, बाइल में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स कोई भी रंगदार मादे होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन आरबीसीज आर ब्रोकन इन लीवर, दीज पिगमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद फीसिस। देखें जो बाइल होता है उसमें बेटा जी कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं, उस पिगमेंट्स की वजह से इसका जो कलर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका ये कलर यहाँ पे ग्रीन है, ये भी होता है, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, देखें बच्चे, इसमें आरबीसीज भी होते हैं, ठीक है ना। देखिए जिगर का अकेला काम यही नहीं है,
ठीक है, एमल्सिफिकेशन करवाना ही नहीं है बाइल के जरिए, इसके और भी बड़े फंक्शन है। जो आपके रेड ब्लड सेल देखें, आपको पता होगा कि जो हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल बनते हैं खून के सुर्ख खुलिए, उनकी उम्र 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद उन्होंने मरना है, तो मरकर कहाँ जाना है उन्होंने, जिगर ने उनको तोड़ना है, ठीक है ना। उनको जिस्म से निकालने के लिए जिगर मदद करता है, जो आरबीसीज हैं बेटा उनको तोड़ता है जिगर, जिगर में उनको तोड़ा जाता है, और क्या है उनको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां से फिर फुजले के जरिए बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो बाज़ का ये जो पेशाब का और ये जो कलर होता है फुजले का, ये आप बताता है कि जिगर सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से अगर ये काम ना करे तो ये जो रतूबते हैं, ये रेड ब्लड सेल हैं जो मरे हैं, इनको जिस्म से ना निकाला जाए तो ये खून में ही रह जाते हैं, ठीक है। खून में रहने की वजह से ये इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो पेल कलरेशन है, इंसान की जिल्द का रंग या आंखों का रंग जो है ये पीला हो जाना या इस तरह की चीज़ें, ये बताती हैं कि इंसान का जिगर सही तरीके से काम नहीं कर सका। इस तरह की अलामात से जो डॉक्टर हैं वो पहचानते हैं मरीज को कि इसके जिगर में मसला है या कहाँ मसला है, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स ये बताते हैं कि आपका जिगर सही काम करता है या नहीं करता। अच्छा जी, ये हमने पढ़ ली बेटा जी जिगर, जिगर किस तरह हमारी खुराक को मदद करता है। उसके बाद है बेटा जी पेंक्रियाज, यानी कि जो हमारा लबलबा है, ठीक है ये क्या काम करता है। द सेक्रीशंस ऑफ पेंक्रियाज, उसमें क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस होता है। जो लबलब की सक्रीशन थी वो बाइल थी बेटा जी, और जो पेंक्रियाज की सक्रीशन है वो है पेंक्रियाटिक जूस। अब ये सवाल यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है, ठीक है। अच्छा, इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। अच्छा, ये पेंक्रियाटिक जूस भी यहाँ इंटर होता है ड्यूडेनम में थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट विच ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडेनम। अब ये भी बिल्कुल कॉमन बाइल डक्ट, उसी कॉमन बाइल डक्ट के जरिए जिसके जरिए से ये यहाँ पे गाल ब्लैडर से बाइल साहब आए थे, और इसी से जो पेंक्रियाटिक डक्ट की जो है इसी कॉमन बाइल डक्ट से जो पेंक्रियाटिक डक्ट से रतूबतें आकर शामिल होंगी, जिनको हम पेंक्रियाटिक सक्रीशंस बोलेंगे या पेंक्रियाटिक जूस बोलेंगे। अब पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, कि क्या है पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन। पेंक्रियाटिक जूस कंटेन, इसको पेंक्रियाटिक जूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेंक्रियाज से निकला, ठीक है। अच्छा, इट कंटेन्स मैनी एंजाइम्स, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सन होता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, एंड लाइपेज होता है, ठीक है। अब देखें बेटा, जो ट्रिप्सन है, जो ये ट्रिप्सन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा जो खुराक के अंदर हम खाएंगे। जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। इनके फंक्शन आपने याद करने हैं। और जो लिपिड्स जो बेटा जी लाइपेज है, लाइपेज एज का मतलब होता है एंजाइम, जहाँ पे आ जाए आमतौर पर, ठीक है। और लाइप मतलब लिपिड, तो जो लाइपेज है बेटा ये नाम से जाहिर है कि ये लिपिड्स की डाइजेशन करेगा। यानी कि हम खुराक के अंदर जो मेन चीज़ें खाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, रोटी छोटी चावल वगैरह, प्रोटीन में गोश्त वगैरह आ जाता है, लिपिड्स में घी वगैरह आ जाता है, चिकनाइयाँ आ जाती हैं। तो इन सब को अलग-अलग से एंजाइम हैंडल करते हैं। और ये एंजाइम कहाँ मौजूद होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस में। इसका मतलब अगर किसी बंदे का खुदा ना ख्वास्ता लबलबा या ख़राब हो जाए, अपना पेंक्रियाज या लबलबा जिसको हम बोलते हैं वो ख़राब हो जाए, तो अकेला वो इंसुलिन खारिज नहीं करता, उसको शुगर का मसला ही नहीं बनता, उसको बदहजमी भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि पेंक्रियाज ने करनी है एंजाइम खारिज, जिन्होंने प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड्स को, आपकी खुराक में मौजूद चीज़ों को तोड़ना है। तो अगर ये चीज़ें ना होंगी, ये एंजाइम लबलबा सही तरीके से काम नहीं करेगा पेंक्रियाज, तो इन चीज़ों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा और आपके हाजमे में मसला होगा। तो जिन बंदों को अक्सर शुगर वगैरह होती है उनको ये वाले मसाइल भी, इनका भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेंक्रियाज का अकेला काम इंसुलिन पैदा करना ही नहीं है, बल्कि खुराक में मौजूद मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं फूड्स के, उनको तोड़ना भी है, ठीक है। तो ये था पेंक्रियाटिक जूस जिसमें ये एंजाइम होते हैं। पेंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ काइम। देखिए बच्चे, हमने काइम पढ़ा था, ठीक है, बोलस और काइम पढ़ा था। बोलस जब ओरल कैविटी में होता है खुराक खाने वाला, तो बोलस जब मैदे में आके शोरबे की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसे हम काइम बोलते हैं, ठीक है। तो जो काइम होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि उसकी तेजाबियत होती है, ठीक है, वो तेजाबी शक्ल में पाया जाता है। तो जो पेंक्रियाटिक जूस है, अब जब खुराक ये काइम ने जब आना है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक अल्कली है। आपने पढ़ा होगा कि जब अल्कली और एसिड मिलते हैं, ठीक है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद है, ये एक बेस है,
और जो कायम है वो क्या है, एसिड है। तो जब एसिडिटी, जब जो इसकी एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है, उसके नतीजे में साल्ट बन जाएगा। और इसकी एसिडिटी क्या है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी तो बोलते हैं ना, कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा, साल्ट बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है ना। तो इसकी एसिडिटी इस तरह खत्म कर दी जाती है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट एंजाइम फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड। देखें तो अब जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड की बेटा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होनी है, ना वो ओरल कैविटी में होनी है, ना फूड पाइप में होनी है, ना मैदे में होनी है। तो कंप्लीट डाइजेशन जिसमें हर चीज खुराक की डाइजेस्ट हो जानी है, वो छोटी आंत में होनी है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पर करना है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स में क्या होते हैं एंजाइम के लिए। अब इन तमाम एंजाइम का हम अलग से भी फंक्शन आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे इसको ज़रा देखते हैं। तो बेटा इस चीज़ को हमने डिटेल से देख लिया कि किस तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कितने पार्ट्स हैं और उस पर जिगर की और पेंक्रियाज की रतूबतें किस तरह असरअंदाज होती हैं। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखें बेटे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का, एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़ब होना। अब यहाँ से जो खुराक है स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा, वो डाइजेस्ट हो चुकी है, अब उसने खून में जज़ब होना है और हमें एनर्जी मिल जानी, ठीक है। तो यही काम हमने पढ़ना है। आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन होगी ऑफ फूड, द एंड प्रोडक्ट like amino acids, simple sugars, glycerols and fatty acids move from alimentary canal into the circulatory system। circulatory system में मुराद है हमारा खून, ठीक है। तो हमारे खून में ये बेटा क्या है, शामिल हो जाना है। तो खुराक की जब कंप्लीट डाइजेशन होगी तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, अगर हमने प्रोटीन खाई थी बेटा तो वो अमाइनो एसिड में बदल गई हैं। देखिए प्रोटीन एक बिल्डिंग है और उसकी ईंटें अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड में बदल गई। तो जो शुगर्स थी, हमने जो रोटी शोटी खाई थी, चावल खाए थे, वो शुगर्स में बदल दिए गए। जो ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड हैं बेटा, ये जो हमने फैट्स वगैरह चिकनाइयाँ खाई थी, उनको ग्लाइसरोल में और फैटी एसिड में बदल दिया गया। तो अब ये क्या करेंगी, एलिमेंट्री कनाल से, एलिमेंट्री कनाल का कौन सा हिस्सा है, अब देखें एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा कौन सा है, ओरल कैविटी है, फूड पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन मुराद लेंगे हम। एलिमेंट्री कनाल से कहाँ दाखिल हो जाएंगी, सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि खून में शामिल हो जाएंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि खुराक कहाँ से खून में शामिल होती है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक जो है वो खून में शामिल होती है। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड। जो इसकी अंदरूनी दीवारें हैं बेटा, वो हाईली फोल्डेड हैं, बड़ी तह दर तह हैं, ठीक है ना, उनकी बड़ी तहें बनी होती हैं। इन तहों का फायदा क्या होता है, ये आगे जाके पढ़ते हैं। मोर ओवर दीज फोल्ड्स हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, ठीक है। तो इसमें जो है वो लाखों की तादाद में बेटा एक उंगली नुमा उभार होते हैं, साख्तें होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकली होती हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। ये बहुत सारी हैं, इसलिए हम इनको विलाई बोलते हैं। अगर ये सिंगल होगी तो इसको हम विलस बोलेंगे, ठीक है। द फोल्ड्स, अच्छा अब ये जो फोल्ड पढ़े हमने कहा ये हाईली फोल्डेड है और इसमें विलाई मौजूद होते हैं। ये क्या काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, द फोल्ड्स एंड विलाई, ये दोनों क्या काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि विलाई क्या है और इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ विलाई बयान करें तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इनका क्या फंक्शन है, प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। बेटा ये एक लार्ज सरफेस एरिया फराहम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे काम करने के लिए जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा वहां पे खुराक की अब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड, फूड के मॉलिक्यूल को जज़ब किया जाता है थ्रू दिस सरफेस, थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एटीपी की सूरत में एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं मॉलिक्यूल्स की हरकत होती है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, विलाई का फंक्शन और जो फोल्ड है, फोल्ड स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन। द वॉल ऑफ व्हीलस इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इनसाइड द व्हीलस देयर आर ब्लड कैपिलरीज एंड अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। अब ये लैक्टियल अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है, या लैक्टियल और व्हीलस का इकट्ठा भी पूछ लिया जाता है। तो देखें बच्चे आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई का जो है बेटा जी वो नजर आ जाएगा। देखें ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाया गया है और उसकी जो फोल्ड्स हैं इनर वॉल में बेटा जी, ये जो तह बनी हुई हैं ये वाली, इनको दिखाया गया है और इनको मजीद जो है बेटा खोल कर दिखाया गया है व्हीलस का फंक्शन। व्हीलस को दिखाने के लिए देखें ये इस तरह की उंगली नुमा उभार हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम व्हीलस बोलते हैं। इसके अंदर बेटा जी ब्लड की कैपिलरीज भी होती हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आपको लैक्टियल भी नजर आएंगे। देखिए बच्चे ये यहाँ पे जब खुराक जज़ब होनी है, ये देखें ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है।
तो ये यानी कि ये जो वीलस है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, इसमें ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। तो समझो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज ही तो होती हैं और खून होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसमें खून में शामिल हो जाना है। यहाँ से जब ये मिलेंगी तो ये ब्लड कैपिलरीज बन जाएंगी और कैपिलरीज आगे जाकर जो है वो पोर्टल वेन के जरिए शामिल हो जाएंगी ब्लड में, ठीक है, खून में खुराक हमारी शामिल हो जाएगी। तो देखें अब ये इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखें कि किस तरह ये हजम होती है, खुराक खून में शामिल होती है। द ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, जो हमने ग्लाइसरोल फैटी एसिड चक्राइयाँ हैं प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उनकी डाइजेशन हो चुकी है। इंटर द लैक्टियल्स ऑफ द विलाई, तो ये विलाई के लैक्टियल में क्या है बेटा जी, दाखिल होंगे। ये वाले, ये लैक्टियल आपको नजर आ रही है, ये वाली वेसल्स, इनको हम लैक्टियल बोलेंगे, ठीक है ना। हमने लिम्फ वेसल्स को तो लैक्टियल बोला है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जो कि एक मुदाफती निज़ाम का हिस्सा है, ठीक है। तो ये लिम्फ वेसल जिनको हम लैक्टियल बोलते हैं, उसके जरिए ग्लाइसरोल और फैटी एसिड क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वो लैक्टियल के विलाई के लैक्टियल में दाखिल होंगे। द लैक्टियल्स कैरी देम टू द मेन लिम्फ वेसल, ये इनको मेन लिम्फ वेसल में ले जाएगी, विच एम्प्टी इनटू द ब्लड वेसल्स नियर द हार्ट, और ये खून के करीब जो ब्लड वेसल्स हैं, बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, देखें बच्चे, ये लैक्टियल से ठीक है, ये लैक्टियल से जाएंगी मेन लिम्फ वेसल्स में और मेन लिम्फ वेसल से जाएंगी ये बड़ी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो बड़ी ब्लड वेसल्स आपको पता है कि दिल को खून सप्लाई करती हैं। तो ये दिल क्या है, खुराक को जब ये यहाँ पे खून में शामिल हो जाएगी तो दिल पूरे जिस्म में हमारे जो खुराक को शामिल कर देगा और हम फिर क्या है, एनर्जेटिक फील करेंगे। अमीनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स इंटर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, तो ये अमीनो एसिड के बारे में बताया गया। जो प्रोटीन्स आप लेंगे कि वो किस तरह जाएंगी, और जो सिंपल शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो किस तरह जाएंगे, वो ब्लड कैपिलरीज में भी इस तरह शामिल होंगे, इसी तरह विलाई की, ठीक है ना। दीज कैपिलरीज ज्वाइन टू मेक हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन, जब ये कैपिलरीज मिलेंगी तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन बनाएंगी, ठीक है, विच कैरीज द अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स टू द लीवर। देखें बच्चे, हेपाटाइटिस किस चीज़ की बीमारी होती है, वो जिगर की होती है। तो हेपा का मतलब जहां आ जाए ना, तो उसका मतलब है कि जिगर के रिलेटेड कोई ना कोई क्या है, काम हो रहा है। हेपा का मतलब क्या होता है, जिगर, ठीक। जैसे हेपाटाइटिस जिगर की सोजश, ठीक है, जिगर की बीमारी है। तो पोर्टल वेन, वेन मतलब जो कि लेकर जा रही है, ठीक है ना, जो किस तरफ जा रही है, इस तरफ। तो जो हेपेटिक पोर्टल वेन है बेटा, वो जिगर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो वो क्या है, इन अमाइनो एसिड को, शुगर को जिगर की तरफ ले जाएगी। फ्रॉम लीवर द हेपेटिक वेन कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट। अब वेन किस तरफ जा रही है, वेन जो जाती हैं, आर्टरी होती हैं जो दिल से दूर लेकर खून को जाती हैं, वेन्स होती हैं जो दिल की तरफ लेकर जाती हैं। तो लीवर से क्या होगा, ये जो हेपेटिक वेन है जो लीवर से आ रही है जिगर से, वो अब दिल की तरफ जाएगी और इन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो तमाम जिस्म में फैला देगी खून के जरिए। तो ये था बेटा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये क्या है ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह खुराक की एब्जॉर्प्शन होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा उसके 3 पार्ट्स बेटा जी, और किस तरह बाइल की और जिगर की और पैंक्रियाज की तुबतें शामिल होती हैं, इनमें क्या क्या मौजूद होता है। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के खुराक की एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। तो इसमें आपने बेटा बताना है कि ये स्ट्रक्चर हाईली फोल्डेड है, इसमें विलाई मौजूद होते हैं, ठीक है, और इसमें ब्लड कैपिलरी में किस तरह हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए खून में शामिल किया जाता है, ठीक है। अब बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक है, हमने इसके तकरीबन हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी इसी में हल करने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्री कनाल है जो आपकी, एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या आया, ऑरल कैविटी आई, फूड पाइप आया, मैदा आया, छोटी आंत आई, बड़ी आंत आई। तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें हमने पढ़ना है द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल की रीजन्स में एंजाइम का क्या किरदार है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, या 2-4 एंजाइम्स के पूछे जा सकते हैं फंक्शन। देखिए बच्चे, आपने करना ये है कि इसके जो नाम है ना, इसमें इसके मतलब छुपे हुए हैं, तो हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ भी लिया है इसको, ठीक है ना। सबसे पहले हमने रीजन देखनी है कि हम कौन सी रीजन में, कौन से इलाके में एंजाइम को स्टडी कर रहे हैं, फिर वो एंजाइम देखना है,
फिर सबस्ट्रेट देखना है। सबस्ट्रेट वो मालिक्यूल होता है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, जिसके साथ जुड़ता है, और प्रोडक्ट है वो जो एंड पर बनती है, जो एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो देखें ओरल कैविटी, हमारा जो मुंह है, हम यहाँ पे पढ़ के आए थे बेटा ओरल कैविटी वाले लेक्चर में कि जो सलेवरी अमाइलेज होता है, सलाइवा होता है ना बेटा जी, ये देखें ओरल कैविटी वाला बड़े डिटेल से हमने पढ़ा था। इसमें सलेवरी ग्लैंड होते हैं। ओरल कैविटी में क्या होता है बेटा, सलेवरी ग्लैंड होते हैं। ये हम पढ़ कर आए हैं चीजें, मैं आप सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। तो इसमें जो सलाइवा होता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू माल्टोज। ठीक है, तो जो स्टार्च होती है, इसका मतलब जो स्टार्च के साथ जुड़ेगा, जो हम खुराक लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। यानी कि एक बड़ी बिल्डिंग को एक छोटी बिल्डिंग में तोड़ दिया ताकि हमारे खून में शामिल हो सके। ठीक है ना, तो डाइजेशन का मतलब यही तो होता है, तोड़ना। ठीक है, तो जो सलेवरी अमाइलेज है, ये जो एंजाइम है, एज का मतलब होता है एंजाइम के लिए एज की टर्म इस्तेमाल होती है एंड पे अमूमन। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज है, ये सलाइवरी इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि ये सलाइवा से निकला है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड जो ओरल कैविटी में मौजूद होता है। अब आपके लिए आसान हो गया होगा इसको याद करना। तो ये वहां पे जो स्टार्च हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं खुराक में, उनको माल्टोज में, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, उसके बाद बेटा खुराक आ गई मैदे में। अब ये रीजन कौन सी है, ये ओरल कैविटी थी, अब ये रीजन कौन सी है, मैदा है, स्टमक है। यहाँ पे पेप्सिन आएगा। ठीक है, तो इसका भी हमने फंक्शन पढ़ा है, पेप्सन पी से प्रोटीन, पेप मतलब प्रोटीन, ये आपने इसका फंक्शन याद करना है। तो ये किन की डाइजेशन करेगा, इसके सबस्ट्रेट कौन है, प्रोटीन, यानी कि पेप्सिन एंजाइम है, वो प्रोटीन को तोड़ देगा और किस में बदल देगा, पेप्टाइड में। देखें बच्चे, जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, अमीनो एसिड के वो बनाते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, तो दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, ये एक अमाइनो एसिड है मिसाल के तौर पर, और एक ये अमाइनो एसिड है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है ना बेटा, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है ना, तो इसको यानी कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये जो प्रोटीन हमने खाई थी, उनको पेप्टाइड्स में बदल देगा, अमीनो एसिड में नहीं बदलेगा, पेप्टाइड्स में बदलेगा। उसके बाद बेटा जी खुराक तीसरी रीजन में आ गई, छोटी आंत में, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो ये एंजाइम आपने पढ़े भी हैं कुछ। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो पैंक्रियाज से निकलता है, वो क्या करेगा, जो स्टार्च होगी उसको माल्टोज में बदलेगा। तो इसका मतलब सलाइवरी अमाइलेज का बेटा जी, जो कि ओरल कैविटी में होता है, और पैंक्रियाटिक अमाइलेज बेटा जी, जो कि छोटी आंत में होता है, दोनों का फंक्शन एक ही है कि ये दोनों के सबस्ट्रेट सेम है कि ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जी स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सन एंजाइम है, आप पढ़ कर आए हैं कि ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, तो ये भी जो पेप्टाइड बांध होता है, दो अमाइनो एसिड के दरमियान होता है। उसके बाद बेटा काइमोट्रिप्सन है, काइमोट्रिप्सन क्या काम करेगा, ये भी प्रोटीन्स को पेप्टाइड में बदलेगा। तो इनके फंक्शन तकरीबन तकरीबन ये सेम ही है। ठीक है ना, पेप्सिन का फंक्शन भी सेम ही है बेटा, बस फंक्शन फर्क ये है कि ये मैदे में पाया जाता है, और जो ट्रिप्सन है और काइमोट्रिप्सन है बेटा, दोनों का नाम भी एक जैसे ही है और फंक्शन भी एक ही है कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड में बदलने। तो ये तीन एंजाइम तो याद करने आपके लिए बड़े आसान हो गए। उसके बाद बेटा जी है पेप्टाइडेज। देखिए इसका भी फंक्शन बड़ा आसान है। पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड मैंने अभी आपको बताया कि अमाइनो एसिड के दरमियान होता है, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइडेज, पेप्ट से मुराद है ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड से, और ए से मुराद क्या है, एंजाइम। इसका मतलब ये पेप्टाइड्स को तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा, पेप्टाइड्स को तोड़ेगा। जब पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा, ये वाला जो मैंने आपको बताया है, तो अमाइनो एसिड रिलीज हो जाएंगे, ये वाला अमाइनो एसिड बन जाएगा और ये वाला अमाइनो एसिड अलग हो जाएगा, अमाइनो एसिड टूट जाएंगे, अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड्स बनते हैं इसके नतीजे में। लाइपेज, ये भी फंक्शन बहुत आसान है। लाइपेज मतलब लिपिड्स, हमने आगे पढ़ के आए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाले टॉपिक में। लाइपेज है, इसका मतलब ये चिकनाइयाँ होंगी, फैट्स होंगी, उनको तोड़ेगा, यानी कि फैटी चिकनाइयाँ किस चीज़ की मिलकर बनती हैं, फैटी एसिड्स की और ग्लाइसरोल्स की। ठीक है, तो उनको तोड़ेगा। उसके बाद बेटा जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है न्यूक्लियसिस, जो हम सेल्स में न्यूक्लियस वगैरह होता है बेटा, ठीक है, डीएनए आरएनए होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये उनको तोड़ेगा। न्यूक्लियो एसिड्स मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियसिस हैं, ये वाले एंजाइम है बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ेंगे। इनके नाम से जाहिर है, सबके नाम बता रहे हैं कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, नाम बता रहा है कि क्या काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। माल्टेज है, नाम बता रहा है कि ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। देखें बेटा जी, यहाँ पर माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, ये डाइसेक्राइड है जो दो शुगर से मिलकर बनता है। ठीक है, यहाँ पे इस माल्टोज को जो माल्टेज एंजाइम आएगा
वो ग्लूकोज में कर देगा। ग्लूकोज सिंगल मालिक्यूल है, ठीक है ना, सबसे सादा शक्ल। तो ग्लूकोज की सूरत में हमें जो खून में शामिल होते हैं ये हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके बाद बेटा सक्रेज है, नाम बता रहा है कि ये सक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में बदल देगा, ठीक है। लैक्टेज बता रहा है नाम कि ये लैक्टोज की करेगा डाइजेशन और उसको ग्लूकोज में और गलैक्टोज में बदल देगा। तो लैक्टोज ग्लूकोज का और गलैक्टोज का मिलकर बना होता है, डाइसेक्राइड है, और इसको ग्लूकोज और गलैक्टोज में बदल दिया जाएगा। उसके बाद बेटा जी है डाइपेप्टाइडेजिस। ये क्या करेंगे, ये डाइपेप्टाइड होंगे, यानी कि दो दो जो बॉन्ड होंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ये उनको क्या करेगा, उनको तोड़कर अमीनो एसिड में बदल देगा। तो ये क्या है बेटा, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो गया है, और साथ हमने इसको भी देखा है, ठीक है। तो बच्चे बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक मौजूद हैं और लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं।